स्टूडेंट्स, कल हम अपना टॉपिक कर रहे थे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट, और उसमें हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट में फेज़र अप्रोच की ओर बढ़ रहे थे। तो कल हमने आपको ये सारा डिस्कस कर दिया था कि कैसे कैसे हम डिफरेंट वेवलेट्स को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करके देख सकते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसकी। और हमने फिर ये एक डायग्राम बनाई थी कि ये हमारी ये पॉलीगॉन बनती है यदि हम फेज़र अप्रोच लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि ये यदि ये ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए नॉट, ये तो हमने n नंबर लिया, यदि ये नंबर वेरी लार्ज होता है तो क्या होगा? तो उस केस में ये जो है ना पॉलीगॉन, it will be converted into a circular section, और उस सर्कुलर सेक्शन का जो ये ON होगा वो उसका कॉर्ड होगा, कॉर्ड उसकी एक हिस्सा बनेगा कॉर्ड का। तो यही चीज़ हम आज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कल ये वैल्यू निकाल दी थी a इज इक्वल टू ए नॉट साइन n फाई ओवर 2 ओवर साइन फाई ओवर 2, और उसके बाद हमने ये अल्फा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू फाई ओवर 2 भी डिराइव कर दिया था रिजल्ट। तो आज हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही हमने कहा यहाँ पर कि सिंस द प्लेन वेव फ्रंट थ्रू स्लिट्स हैज़ बीन एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो हमने माना था ये जोन्स कहा था हमने कल, उसको स्ट्रिप्स कह लो, जोन्स कह लो, जो मर्जी आप नाम रख सकते हैं, पार्ट्स कह लो चाहे। So therefore the amplitude of the wavelets from each of these strips are equal, but their initial phases differ by constant amount. ये भी हमने explain कर दिया था कि phi का difference आता है। तो if the plane wavefront is divided a large number n of strips emitting wavelets of amplitude a naught each, ये भी हमने discuss किया था, and having a common consecutive phase difference phi, then as discussed earlier they can be represented by the sides of a polygon taken in the order। और यदि जो हमारे पास स्ट्रिप्स हैं ये लार्ज नंबर होता है तो उस केस में ये सर्कल बन जाता है। तो जो पॉलीगॉन है वो पॉलीगॉन ना रह के एक सर्कल का हिस्सा बन गई। तो ये हमने ये ओ के एन, ये एक सर्कल का हिस्सा बना के बताया यहाँ डायग्राम में। तो यही हमने कहा विच रिजल्ट्स इन एन आर्क ओ एन ऑफ द सर्कल इफ एन इज लार्ज द रिजल्टेंट ए इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ये हमने कल ही बता दिया था कि ये ओ एन विल गिव द रिजल्टेंट। अब क्वेश्चन है कि इस रिजल्टेंट को निकालना कैसे है। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए आप एज्यूम करो कि ये जो एंगल है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ के ऊपर ये, अब आप देख रहे हैं ये एक ओ के एन सर्कल का हिस्सा बना। आप ओ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करो, तो ये हमारा ओ पी अलोंग एक्स, ये एक टेंजेंट हो गया ओ के ऊपर। और ऐसे ही यहाँ एन पॉइंट के ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रा करो, क्योंकि ये सर्कल है तो ये एन पी होगा। तो एन पी और ओ पी पॉइंट पी के ऊपर मिल रहे हैं। तब आपको पता है कि ये जो पी एन है और पी ओ है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये जो एंगल होगा ओ एन पी ये अल्फा होगा, और ये पी ओ एन ये भी एंगल अल्फा होगा। जबकि ओ से एन तक की जो ये कॉर्ड ऑफ दी सर्कल बनेगी वो ए के बराबर होगी। ये ए है, ये अल्फा नहीं है जो मैंने यहाँ कर्सर रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप पी एन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एन एल, ऐसे ही पी ओ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ओ के ऊपर ड्रा करते हैं तो ओ एल, तो ये एक पॉइंट एल के ऊपर मिलते हैं और ये सर्कल का सेंटर होता है। तो तभी करके ये एक सर्कल का ये हिस्सा और ये एल उसका सेंटर, और उस केस में ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता होता है दैट इज 2 अल्फा। ये हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के हिसाब से पता होता है। और यहाँ से एन एल विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और यदि आप ये एंगल देखना चाहते हैं, देखिए ये एक्स पी एन, तो आप याद करो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स।
फॉर ए ट्राइंगल ओ पी एन लो, तो एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा, ये सम ऑफ इंटीरियर यानी कि पी एन ओ प्लस पी ओ एन, ये दोनों एंगल्स के जोड़ के बराबर आएगा, तभी हमने ये बाहर एंगल 2 अल्फा यहाँ शो किया। तो यही चीज़ हम आगे लिख भी रहे हैं। तो हमने कहा कि ये लेट ओ एंड एन, एट ओ एंड एन ड्रा टेंजेंट्स OP and NP to meet at P, also join NL, L being the center of the circle of which OKN is an arc। ये OKN तो सर्कल ऐसे बनेगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास करता है, ऐसे ही PO ये एक टेंजेंट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, तो L सेंटर बन जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि नाउ सिंस एंगल LNO इज इक्वल टू LON, LNO इज इक्वल टू, ये आपस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि ONP, एंगल ONP इज इक्वल टू एंगल NOP इज इक्वल टू अल्फा। तो हमने नाम रख लिया PON, इसका नाम अल्फा रख लिया। सो देयरफॉर एंगल XPN इट इज इक्वल टू एंगल ONP प्लस एंगल NOP एंड दिस इज अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट ट्रायंगल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ONP। तो यही कहा हमने, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एम्पलीट्यूड एंड द n-1th एम्पलीट्यूड इज 2 अल्फा। तो यहां से पता चला ना, ये देखिए ये ON क्या है, ये ON हमारा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये O जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग वाले हिस्से को डिनोट करता है और ये लास्ट वाला ये n-1th एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, तो हम बता रहे हैं कि ये एंगल 2 अल्फा। तो यही हमने कहा कि फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एम्पलीट्यूड एंड n-1th एम्पलीट्यूड इज 2 अल्फा। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले बताया। अब आप याद करो कि सर्कल के केस में आप ऐसे लिख सकते होते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो यहाँ यदि आर्क देखेंगे तो OKN आर्क है हमारी और सेंटर है L, तो सेंटर के ऊपर ये एंगल 2 अल्फा है। अब ये कहाँ से आया, आप इसके लिए ये ONL ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल 2 अल्फा होता है। तो क्योंकि ये जो आपके एंगल्स है ना LNP ये 90 डिग्री है, ऐसे ही LOP ये भी 90 डिग्री है, तो ये इधर वाले जो ट्रायंगल के एंगल्स NOL ये 90 माइनस अल्फा होगा, ऐसे ही ये एंगल LNO ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे कि टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री, तो वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एंगल L जो है ये 2 अल्फा के बराबर आएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू आर्क OKN डिवाइडेड बाई OL, और OL जो है वो रेडियस है। आप OL की जगह LN भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं NA0 ओवर R। आप सोचेंगे NA0 कैसे, क्योंकि यहाँ जो जितने आपने ये कंपोनेंट्स बताए थे ये A0 थे, और कितने थे ये टोटल, जब आपने पॉलीगॉन के टर्म्स में इसको समझाया था तो ये n पार्ट्स थे। तो इसीलिए ये एक की लेंथ A0 हुई, तो n की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई n इंटू A0। तो इसीलिए 2 अल्फा इज इक्वल टू NA0 अपॉन R, और यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, इट इज NA0 अपॉन 2R, और यहाँ से 2R भी निकाल सकते हैं, NA0 अपॉन अल्फा निकल आएगा। पर आपको पहले ही बताया कि जो 2 अल्फा है ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट पार्ट एंड दी nth पार्ट, ये जो हमने दिया हुआ है। तो ये अब आप याद करो कि लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस होता था, और पाथ डिफरेंस तो आपको पता है स्लिट के दो हिस्सों के बीच में d साइन थीटा हम कर चुके हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 2 अल्फा, और 2 अल्फा की जो वैल्यू है ये है NA0 अपॉन R, तो यहाँ पुट कर दी, इट इज इक्वल टू d साइन
थीटा आ गई। पर आप याद करो बट द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ओ एन, यहाँ ओ से एन तक, इट इज इक्वल टू 2r साइन अल्फा। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से निकालना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एल से ओ एन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, फिर उसमें आप ट्राइंगल लेके चलो, क्योंकि अद्धा उसका एंगल ये अल्फा बनेगा, इधर वाला भी अद्धा एंगल अल्फा बनेगा। यदि मान लो एल से एल टी कोई यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ओ एन के ऊपर, तो उस केस में जो ट्राइंगल बनेगी ओ टी एल बनेगी। तो उसमें से आप डिराइव करके देखो कि ओ टी किसके बराबर आता है, तो ओ टी प्लस टी एन विल बी इक्वल टू ओ एन, और वहां से आपके पास ये 2r साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए a बन गया आपका 2r साइन अल्फा। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एन ए नॉट अपॉन अल्फा इंटू साइन अल्फा, या फिर दिस इज इक्वल टू एन ए नॉट इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया। तो यही यहाँ a इज इक्वल टू एन ए नॉट अपॉन अल्फा इंटू साइन अल्फा, इट इज इक्वल टू एन ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, हमारे पास ये डिराइव हो गई। यदि हम कहें कि एन ए नॉट इट इज इक्वल टू कैपिटल ए है, तो तब हम ये ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं, स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7. तो दिस गिव्स द amplitude of the resultant wavelets which are reaching at point P in the experiment. वहाँ हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट में बताया था कि P कहीं भी कोई पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, तो उस पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ये P, ये वाला P अलग है जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। अब आप याद करो कि जो पाथ डिफरेंस होता है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशंस मैं चेंज कर देता हूँ। ये डेल्टा याद करो पाथ डिफरेंस होता था, और डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 2 अल्फा, पर डेल्टा आप याद करो ये डी साइन थीटा के बराबर था। तो इसीलिए हम इन दोनों को मिलाएंगे तो बराबर करेंगे 8 और 9 इक्वेशन को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू टी साइन थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। तो जो इक्वेशंस 9 एंड 10 हैं उससे हमें ये इंडिकेट होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट डिपेंड्स अपॉन अल्फा एंड हेंस अपॉन थीटा। एम्पलीट्यूड क्यों? क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो ये है a इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा है, पर जो हमारा अल्फा है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए यदि हमारा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A है, यदि वो अल्फा पे डिपेंड करेगा तो थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम ये बताना चाहते थे कि डिपेंडेंस है उसके ऊपर भी। और फिर बात आती है इंटेंसिटी की। अब आप याद करो कि जो इंटेंसिटी होती थी वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती थी ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी को यदि हटाना चाहते हैं तो हम के इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यही हमने कहा कि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या फिर आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये देखिए आप, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यदि मैं कहूँ के ए स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर इट्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। तो इसीलिए इसको हम आई नॉट से डिनोट कर देते हैं। ये मैंने नीचे ये किया हुआ है कि हम इसको आई नॉट से डिनोट कर देते हैं। तो इट इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला बन गया वो ये बना आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर, और ये अल्फ़ा लगाना भूल गए हैं तो यहाँ हम अल्फ़ा भी ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, और ये यहाँ अल्फ़ा लगा देते हैं। तो इट इज़ आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 11 पीछे
10th इक्वेशन आ गई थी, यस, ये 11th इक्वेशन। तो ये इंटेंसिटी हमारे पास आती है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कितनी है ड्यूरिंग द डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। तो ये हमने यहाँ पर डिराइव किया, जो हमारा कल वाला पार्ट था। तो इसके हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमा और मिनिमा पे कैसे बनता है। तो हम जो पीछे स्टडी कर चुके हैं उसी को यहाँ एक्सटेंड करते हैं। हमने पीछे ये देखा कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है किसी भी पॉइंट P पर, यदि उस पॉइंट P को हम स्क्रीन के ऊपर कंसिडर करते हैं, तो आपने पाया था कि A इज इक्वल टू A साइन अल्फा ओवर अल्फा। तो हम इसको दोबारा रिवाइव करते हैं, तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था I, तो आप वो भी देख सकते हैं कि I जो हमारा था, दिस वाज इक्वल टू I नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया था कि ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, तब करके। तो अब हम स्टडी करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमम के ऊपर कितनी इंटेंसिटी हमारे पास आती है। तो उसके लिए आप याद करो ये इक्वेशन 1, ये ऊपर से A इज इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू A अपॉन अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ जो साइन अल्फा है, इफ अल्फा इज स्मॉल, तो उसके लिए आप याद करो कि हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया करते थे साइन अल्फा के लिए। तो हम कहते थे कि साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा रेज़ पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 प्लस सॉन। तो इसीलिए यदि हम इसमें से राइट हैंड साइड में से हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू साइन अल्फा की हमारे पास आई, ये ऊपर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू A अपॉन अल्फा इंटू साइन अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा रेज़ पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड प्लस सॉन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये, यदि मैं इसको अल्फ़ा कॉमन ले के कैंसिल कर दूँ, यहाँ पीछे से आप अल्फ़ा इसमें से कॉमन ले लो और ये एक अल्फ़ा नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फ़ा रेज़ पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड प्लस ऑन, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। पर हमारी जो अर्लियर डिस्कशन है उसमें हमने ये पाया था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, ये हम पहले निकाल चुके हैं। और यदि हम ओ पॉइंट पे देखेंगे, यानी सेंटर ऑफ द स्क्रीन जिसको हम बोलते थे, सेंट्रल पोर्शन पे, तो ओ के ऊपर जो थीटा हमारा आता है दैट इज 0। और यदि हम इक्वेशन 4 में ये थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू pi upon lambda into d sin 0, and sin 0 is 0, therefore the whole term becomes equal to 0। तो ये चीज़ यदि हम इक्वेशन 3 में अल्फ़ा की यूज़ करते हैं तो ये ऊपर, तो हमारे पास A की वैल्यू यहाँ आएगी, A इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू ब्रैकेट स्टार्स 1 माइनस 0 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 0 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड माइनस ऑन। और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू A। तो इसीलिए यदि हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू के A स्क्वायर आपने किया था, A इज एम्पलीट्यूड, तो पर एम्पलीट्यूड इसमें कैपिटल A के बराबर आ गया, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड यू कैन राइट इट एज I नॉट। तो तभी करके जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम, जो कि थीटा इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो I नॉट आती है। तो यही हमने ये एक्सप्लेन किया कि दैट इज़ द इंटेंसिटी एट द पॉइंट O इज मैक्सिमम। दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब यदि पोजीशंस ऑफ मिनिमा देखें, पोजीशन ऑफ मिनिमा देखने के लिए फिर आप याद करो इंटेंसिटी की इक्वेशन, हमने कहा था I इज इक्वल टू I नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो
इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? इंटेंसिटी मिनिमम यानी जीरो। अब जीरो कब होगी? जब साइन स्क्वायर अल्फा जीरो होगा। ऑफ कोर्स अल्फा इज नॉट टेकन एज जीरो, क्योंकि ये निचले वाला जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो जीरो ओवर जीरो बन जाएगा। वो तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं डिस्कस, इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं साइन अल्फा जीरो आना चाहिए। तो साइन अल्फा जीरो कब आएगा? जब अल्फा प्लस माइनस एन पाई होगा। तो यहां पर एक्सक्लूड किया है कि एन जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि एन जीरो के बराबर हो गया तो अल्फा जीरो हो जाएगा। तो अल्फा जीरो हो गया तो ये यहां पर जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनेगी, विच इज नॉट परमिसिबल यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 2 जो हमने पीछे की। तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर यदि हम इक्वेशन पीछे जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी ये वाली, ये अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास जाएगा कि पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, दैट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये तो हमने कहा था कि जो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा होगा तो उस केस में हमारे पास मिनिमा बनेंगे। तो यही हमने यहाँ पर लिखा फिर कि विच गिव्स दी कंडीशन फॉर मिनिमम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। और यदि एन को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट मिनिमम, 2 पुट करेंगे सेकंड मिनिमम एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो हमने इसीलिए वहाँ पर डायरेक्टली ले लिया था। ये तो हम थ्योरी में बाद में आपको प्रूव करके बता रहे हैं कि ऐसा होता है। अब फिर बात आती है कि हमारे पास व्हाट इज द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब प्राइमरी मैक्सिमा सेंटर में हमने कर लिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा इज प्राइमरी मैक्सिमम। तो वो अब सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेंगे, तो वो देखने के लिए आप फिर इक्वेशन लो, आई इक्वल टू आई नॉट। आप याद करो ये इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 के रूप में लिखी हुई है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो, अब आप याद करो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन होती है, क्योंकि वेरिएशन आई की अल्फा के साथ है। ये पीछे इक्वेशन देख सकते हैं कि अल्फा के साथ आई वेरी कर रहा है। तो यदि ये आई अल्फा के साथ वेरी कर रहा है तो ये मैक्सिमम होगा यदि डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी कि आई की वैल्यू पुट करें तो हम कहेंगे कि डी अल्फा ऑफ आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये चीज़ हमने ऐसे लिख दी हुई है, दोबारा से लिख दी, डी अल्फा ऑफ आई नॉट साइन स्क्वायर। तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, बेसिकली ये यहाँ पर बाहर ले सकते हैं इसमें। फिर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, तो आई नॉट बाहर आ गया। यहाँ पर u ओवर v यानी फ्रैक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो आप याद करो u ओवर v डी डी एक्स ऑफ u ओवर v आप करते थे तो आंसर नीचे आता था v स्क्वायर, ऊपर आता था v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने किया, तो नीचे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बन गया अल्फा रेज़ पावर 4। तो फिर ये अल्फा स्क्वायर आगे इंटू डी अल्फा ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यदि इसको फर्दर सॉल्व करें तो आई नॉट एज इट इज, नीचे अल्फा स्क्वायर अल्फा दी पावर 4 नीचे एज इट इज, तो न्यूमरेटर में क्या आया अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला आप याद करो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ चेन रूल लगेगा। साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन अल्फा और इंटू डी अल्फा साइन अल्फा यानी कॉस अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज है इंटू डी अल्फा ऑफ अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा। तो इसीलिए दिस इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं, इसमें 2 इंटू अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया बाहर 2 अल्फा साइन अल्फा इंटू आई नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट्स अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और डिवाइडेड बाई अल्फा रेज पावर 4, इट इज इक्वल टू 0। अब अल्फा रेज पावर 4 तो डिनोमिनेटर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगी। अब इसमें रह जाएंगी ये दो चीज़ें, यानी 2 अल्फा साइन अल्फा
और आई नॉट भी कांस्टेंट है, ये भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा फैक्टर रह जाएगा अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसका मतलब 2 अल्फा साइन अल्फा, ये इसीलिए हमने लिखा ये 2 अल्फा साइन अल्फा इंटू अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। और यदि ये 0 होता है तो उस केस में हमारे पास या तो ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए या फिर ये चीज़ 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इधर 2 अल्फा साइन अल्फा इज 0, और उसमें हमने पहले ही कहा कि अल्फा 0 नहीं है, तो अल्फा 0 नहीं है तो साइन अल्फा 0 हो सकता है। हमने पहले ही कहा ना कि अल्फा स्टार्टिंग में हमने कहा कि अल्फा तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमारी वो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसलिए इस वाले हिस्से से पहले वाले दो, क्योंकि दो हिस्से बन गए इस इक्वेशन के, तो पहले वाले हिस्से से ये वाली चीज़ 0 के बराबर होगी तो साइन अल्फा 0 होना चाहिए, या फिर दूसरी चीज़ 0 होगी तो ये वाली चीज़ 0 होना चाहिए, यानी अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0। तो ये हमने दूसरी कंडीशन लिख दी, दैट इज अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये हमारे पास आ गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब आप पहले कह चुके हैं कि साइन अल्फा इज 0, ये तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं सेंट्रल मैक्सिमम के केस में। हम पीछे स्टडी करें तो वहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू 0 की कंडीशन थी, तो वो तो सेंट्रल मैक्सिमा को डिनोट करता था। अब यदि ये सेंट्रल मैक्सिमम को डिनोट करता तो इसका मतलब यही कंडीशन रहेगी ना, दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते होते हैं, तो वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। हम क्या करते हैं, हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक y इक्वल टू अल्फा का ग्राफ और एक y इक्वल टू टेंजेंट अल्फा का ग्राफ। एक ही ग्राफ के ऊपर दो ग्राफ बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और जो y इक्वल टू अल्फा का ग्राफ है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू द रीजन एंड हैविंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। पर जो टेंजेंट अल्फा का ग्राफ है वो एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा जिसकी कई कई ब्रांचेस होंगी और उनके एसिम्पटोट्स होंगे। तो यही हम बता रहे हैं कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये यहाँ हमने लिखा y इक्वल टू अल्फा, ये हमारा y इक्वल टू अल्फा का ग्राफ है। और जो टेंजेंट अल्फा का ग्राफ है y इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, वो अलग अलग एंगल के ऊपर अलग अलग बनेगा। जैसे ये देखिए यहाँ से ये ऐसे ये ग्राफ बना और ये इसका एसिम्पटोट जो इन्फिनिटी पे मिलते हैं, और ऐसे ये एसिम्पटोट्स दिखाए हुए हमने। और यहाँ पर फिर ये 3π/2 ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ऐसे ही 5π/2 ये एसिम्पटोट इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये इस ढंग से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ऐसे ही -3π/2 के लिए, -5π/2 के लिए, तो ये ऐसे ग्राफ हमारे पास बनेंगे। और जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएंगी वो आएंगी अल्फा इज इक्वल टू 0 +-3π/2 +-5π/2 +-7π एंड तो सॉन +-2n+1/2 into पाई। पर अल्फा इज 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमम, इसलिए यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 की हम कंडीशन छोड़ देंगे, वो नहीं लेंगे हम। तो इसीलिए हम कहेंगे कि फॉर द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम वी मस्ट हैव अल्फा इज इक्वल टू +-3π/2। तो हमने ये पहली चीज़ ले ली कि हमारे पास ये अल्फा इक्वल टू 3π/2 +-। और यदि अल्फा साइन अल्फा देखेंगे, साइन प्लस या -3π/2 देखेंगे ना, तो ये या तो 90 डिग्री बनेगा या 270 बनेगा। तो उस केस में ये +-1 आंसर आता है इसका। तो इसलिए यदि हम कहेंगे फर्स्ट जो हमारा सेकेंडरी मैक्सिमम है उसकी इंटेंसिटी कितनी, तो फार्मूला यूज करो I0 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं I0 साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर। तो साइन अल्फा की ये वैल्यू +-1 ओवर अल्फा की वैल्यू +-3π/2 यहाँ पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। ये देखिए, तो स्क्वायर करके हमारे पास ये आएगी I1 इज इक्वल टू 4/9 I0 ओवर पाई स्क्वायर। ऐसे ही यदि हम सेकंड मैक्सिमा की बात करेंगे तो सेकंड मैक्सिमम में जो अल्फा होगा वो 5π/2 होगा। यहाँ पर हमने कहा ना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए हमारे पास 3π/2 है, तो सेकंड सेकेंडरी
सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए क्या होगा, अल्फा बराबर आएगा प्लस माइनस 5π/2 और साइन 5π/2 भी चाहे प्लस में चाहे माइनस में हो तो यहाँ +1 आएगा या -1 आएगा, आप करके देख लो। तो इसीलिए हमने उस केस में लिखा I2 = I0 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट +-1 ओवर +-5π/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 4I0 ओवर 25π²। ऐसे ही थर्ड मैक्सिमम की बात करेंगे तो I3 विल बी I0 इंटू +-1 ओवर +-7π/2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 4I0 ओवर 49π² एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं पहले 1/9 ऑफ 4I0 ओवर π², फिर 1 ओवर 25/5 ऑफ 4I0 ओवर π² और फिर 4I0 ओवर 49π² एंड सो ऑन। ऐसे चलेगा, स्क्वायर्स बदलते रहेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, जैसे 3 का स्क्वायर है ये, फिर आगे 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर आगे 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हम एक ग्राफ बना सकते हैं, जो हमने आगे भी बनाया है, आपको मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए ऐसा ग्राफ के इंटेंसिटी वर्सेस एंगल के हिसाब से एंगल थीटा का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। तो ये मैं अब आगे तो हमने वैसे बताया था कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ग्राफ ऐसा बनता है। ये इधर को पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हुए पाई 3π/2, 2π, 5π/2, ये देखिए पाई पे 2π पे मिनिमम और 3π, 5π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 के ऊपर मैक्सिमम आ रहे हमारे पास। ऐसे ही यहाँ -3π/2 के ऊपर मैक्सिमम, -5π/2 के ऊपर मैक्सिमम, -7, यहाँ गलती से ये लिखा गया, ये 7 आना चाहिए यहाँ, ये जहाँ मेरा कर्सर है तो ये करेक्ट कर लेना कि -7π/2 के ऊपर भी ये मैक्सिमम, और ये सेंट्रल मैक्सिमम ये हम पहले ही बता चुके हुए हैं। तो इस ढंग से हम ये सारे के सारे मैक्सिमा मिनिमा स्टडी कर सकते हैं, और ये सारी की सारी हमने जो थ्योरी है जो हमने पिछले टॉपिक से स्टार्ट की थी वो यहाँ पर कंक्लूड होती है आके। तो फिलहाल आप यहाँ तक करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।